है और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डी फॉर्म और बी फॉर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉमन चैप्टर मिलता है उसको हमने अलग डिवाइड कर रखा है और कुछ चैप्टर जो है बी फॉर्म के अकॉर्डिंग थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको हमने अलग रख रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस डिवीजन में, तो 1 2 3 4 5 ये जो है ये कॉमन चैप्टर है जो कि डी फॉर्म और बी फॉर्म में जनरली पूछे जाते हैं। इसके अलावा बी फॉर्म के फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर फर्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे रखे हैं, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, जिसमें बेसिक लाइफ प्रोसेस और होमियोस्टेसिस है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम जानेंगे एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बॉडी के इंटरनल पार्ट की जो भी इंटरनल हमारा सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसे बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी, द वर्ड एनाटॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एना मीनिंग अप एंड टॉम मीनिंग द कटिंग, यानी कि अंदर यानी कि अप एंड टॉम मीनिंग कटिंग। समझ में आ गया आप लोगों को। तो एनाटॉमी बेसिकली क्या होता है, एनाटॉमी के अंतर्गत हम बेसिकली डिस्कशन करते हैं इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हमारा हार्ट है, हार्ट हमारे इंटरनल पार्ट में होता है, किडनी में लेते हैं, किडनी भी हमारा इंटरनल पार्ट होता है। अगर उसकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। तो फादर ऑफ एनाटॉमी इज रेफर्ड एज द एंड्रियस वर्जिलियस। तो उनके अगर फादर क्या कहा जाए, एनाटॉमी के फादर किसे माना जाता है, एंड्रियस वर्जिलियस होते हैं। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, तो फिजियोलॉजी के बारे में हम समझें तो इन द फिजियोलॉजी वी डील्स विद द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंट बॉडी सिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर। इन द फिजियोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द बॉडी सिस्टम एंड देयर एक्टिविटी। तो सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम बॉडी सिस्टम के बीच में क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में जानते हैं। हमारी बॉडी सिस्टम कैसे इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे को, यानी जैसे मान लीजिए कि हमारा हार्ट है, हार्ट और लंग्स, आप लोगों को सभी को पता है कि हार्ट से ब्लड पंप किया जाता है और वो ब्लड फिल्टर होता है लंग्स के पास। तो ये दोनों की फिजियोलॉजी कैसे मैनेज की जाती है और कैसे की गई है उसको समझने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है, यानी ऑक्सीजन का यूज करती है सेल और CO2 रिलीज करती है, ये जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी ये प्रक्रिया हो रही है हमारी सेल के अंतर्गत, उस प्रोसेस को जानना ये हमारा क्या कहलाता है, तो फिजियोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टर्म एक और आती है, उसे बोलते हैं मार्फोलॉजी। इसमें मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन हम आप लोगों को मार्फोलॉजी अलग से बता देते हैं। मार्फोलॉजी क्या होती है, मार्फोलॉजी क्या होता है, तो मार्फोलॉजी हम आप लोगों को बताते हैं क्या होता है। समझिए मार्फोलॉजी क्या होता है। तो मार्फोलॉजी में क्या होता है, एक्चुअली जो आउटर अपीयरेंस होती है, जो हमारे नेकेड आई से दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। जनरली से क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। अब चलिए हम समझते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मार्फोलॉजी में। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसको बढ़िया से समझते हैं कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मार्फोलॉजी बेसिकली होता क्या है, इन टर्म्स का मतलब क्या है। सही है, तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं इसको। तो सबसे पहले आप एक पेन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कलरफुल पेन है जिसके ऊपर का जो रैपर है, वो जो कवर का जो मतलब कि पेन के अंदर क्या क्या होता है, एक पूरा पार्ट होता है, उसके अंदर रिफिल भरा होता है और रिफिल के अंदर इंक होता है। तो सबसे पहले पेन को लेंगे हम। पेन मान लीजिए ऊपर से कलरफुल है, उस पर जानते ही आप जहां पकड़ के लिखते हैं वहां पे रबड़ लगा होता है। तो मान लीजिए वो पेन वाला पार्ट हो गया, उसके अंदर एक रिफिल लगा हो गया और उसके अंदर इंक भरा हो गया। जो हमारा अपर वाला पार्ट है, जो हमारा बाहर वाला जो पेन का पार्ट दिख रहा है, उस पर रबड़ लगा है, उसके ऊपर कैप लगा है, जो भी लगा उसे क्या बोलेंगे हम, जनरली मार्फोलॉजी बोलेंगे। उसकी क्या बोलेंगे हम, मार्फोलॉजी, क्योंकि वो हमें डायरेक्टली दिख रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसको मार्फोलॉजी बोलेंगे। अब इसके अंतर्गत जाएंगे, इसके अंतर्गत क्या पढ़ा है, रिफिल पढ़ा है, रिफिल। अब वो रिफिल की स्ट्रक्चर की जो हम डिस्कशन करेंगे या जो भी स्टडी करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। उसे क्या हम बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। एक समझिएगा, बस एक एग्जांपल के लिए हमने पेन लिया है आपको बस समझाने के लिए। जो भी हमने आउटर पार्ट में पेन का वो लिया उसे हमने बोल दिया उसकी मार्फोलॉजी। उसके अंतर्गत गया हमने रिफिल वाला पार्ट को देखा, वो उसका हो गया एनाटॉमी, उसकी स्ट्रक्चर और इनाटॉमी। और रिफिल के अंतर्गत जो इंक भरा है, इंक में कौन कौन सा पार्टिकल है, वो जो इंक है वो ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, जिस कलर का भी शो कर रहा है तो कुछ ना कुछ केमिकल के अकॉर्डिंग कर रहा होगा, यानी कि उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। ये तीन टर्म है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। आइए हम लाइव प्रोसेस से डिस्कशन करते हैं। आप किसी आदमी को, किसी पर्सन को आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं तो किसी की नाक लंबी हो गई है, किसी की नाक छोटी हो गई है। आप बोलते रहते हैं ना जनरली कि हाँ इनकी नाक लंबी है, इनकी नाक छोटी है, जनरली ऐसा होता रहता है। तो ये जो आपको अपीयरेंस दिख के बताना जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, मार्फोलॉजी। आप जैसे बालों को देखते हैं तो किसी का बाल झड़ गया है, कोई गंजा हो गया है, कोई गंजा नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी। जो भी हम अपीयरेंस देख पा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, मार्फोलॉजी। अब उसके अंदर हम बॉडी के अंदर जाएंगे तो जो हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी कहाँ स्थित है, हार्ट कहाँ पे स्थित है, तो इस सब बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या बोलेगा, एनाटॉमी। ये सब क्या होगा, एनाटॉमी होगा। और ये कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, वर्क किस बेसिस पे करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे। तो ये सारी चीजें थी, आपको क्लियर हो गई है।
क्लियर हो जाएगी। मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये 3 टर्म है, बहुत ज़्यादा ही यूज किए जाते हैं एनाटॉमी में। आप लोगों को मैंने बता दिया है, आप लोग इससे थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमने एक पेन का एग्जाम्पल लिया, उससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। ब्रांच ऑफ एनाटॉमी क्या होती है? तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्रांच ऑफ एनाटॉमी क्या होता है। डेवलपमेंट बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डेवलपमेंट बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। तो in this branch of anatomy we deals with the structural change and the structural development of the sexual gametes and embryo development। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, गेमिट फॉर्मेशन हुआ हमारा, क्या गेमिट फॉर्मेशन हुआ, गेमिट फॉर्मेशन होकर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना वो गेमिट, गेमिट्स के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। जो फर्टिलाइज्ड एग था हमारा वो क्या होगा, फिर फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा। वो फर्टिलाइज्ड एग जो भी होगा फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा। जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप आएगा। हमने आपको बस एनाटॉमी यानी एम्ब्रियोलॉजी समझाने के लिए इतना पॉइंट ले रखा है। जैसे गेमिट फॉर्मेशन हुआ, यानी कि एक मेल से और एक फीमेल से गेमिट प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ, फीमेल गेमिट क्या होगा, फीमेल गेमिट फॉलोपियन ट्यूब में आएगा और मेल गेमिट भी जाएगा फॉलोपियन ट्यूब में, और दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे। अब वो फर्टिलाइज्ड जो एग है वो इंप्लांट करेगा किसमें, फीमेल के यूटेरस में। फीमेल के यूटेरस में वो इंप्लांटेशन किया, उसके बाद वहां पे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद फीटस का डेवलपमेंट हो गया। इस सारी प्रोसेस को जानने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ये किसके अंदर आता है, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी के अंदर आता है एम्ब्रियोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, गेमिट फॉर्मेशन, गेमिट से फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन फिर इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फीटल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट होता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी सभी लोग जानते हैं जनरली। सेल बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सेल में कौन कौन से चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द सेल साइकिल, ये सारी चीजें हम डालते हैं। उसको हम किसके अंतर्गत करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंतर्गत। और सेल को सभी जानते हैं, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। कोई भी लिविंग थिंग्स है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो वो क्या होता है, सेल होता है। अब चलते हैं हिस्टोलॉजी क्या होती है। जब भी हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज एंड द स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो आप लोग समझ गए हिस्टोलॉजी क्या होता है। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज एंड द स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट आता है टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। टिश्यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। चलिए ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम इसको बेसिक पूरा हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेसिक पार्ट लेकर चला, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो चलते हैं इसको बताते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सिमिलर सेल स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक वर्क होगा, इसका टिश्यू। यहाँ पे पर्सन लिख दिया गया, स्पेसिफिक फंक्शन होगा, वो स्पेसिफिक फंक्शन होगा यहाँ पे। तो उसमें क्या है, टिश्यू कौन कौन से टाइप का, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर एक आता है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। चलिए हम इसके आउटलाइन थोड़ी आपको बता दें। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू का मेनली काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने का काम करना। इसका एग्जांपल क्या है, ब्लड और बोन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्लड और बोन। ब्लड और बोन दोनों ही क्या है, एज ए कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है, मसल्स, जो कि हमारी बॉडी में मसल्स पाई जाती है, वो जो किस टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है उसको पूरा बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। फिर एक आता है नर्वस टिश्यू, जो कि हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा अटैच होते हैं, जो हमारा सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं नर्वस टिश्यू बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत क्या होता है। A gross anatomy we deals with the structure of the body that are visible to naked eye, so it is also called a macroscopic anatomy। ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत जो भी बॉडी स्ट्रक्चर हमें नेकेड आई से दिखता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है, जो भी हमारा बॉडी पार्ट है वो हमारे नेकेड आई से दिख रहा है, उसकी अगर स्टडी करते हैं तो उसे बोलेंगे हम ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी। नेक्स्ट आता है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। In this branch of the discussion about the layering structure of the body part, projection present on the skin and the interconnecting structure of the muscles, nerve and the arteries is also known as the surface anatomy भी बोलते हैं। टोपोग्राफिक एनाटॉमी या उसको हम बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या जनरली क्या डिस्कशन किया जाता है, इसमें जनरली हम जैसे मान लीजिए स्किन क्लियर के बारे में डिस्कसन करते हैं। स्किन क्लियर कितनी होती है, तो सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, फिर उसके बाद डर्मिस होता है और उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस लेयर या सबक्यूटेनियस टिश्यूज आते हैं। तो जो भी ये लेयरिंग की स्ट्रक्चर हमने स्टडी की उसको हम क्या बोलेंगे, टोपोग्राफिक एनाटॉमी में स्टडी करेंगे। ठीक है, कोई मान लीजिए हमारी बॉडी पे हेयर है, हेयर ग्रोथ हुआ है, बॉडी पे हेयर ग्रोथ है, उस पर भी क्या है हम इसको स्टडी करेंगे टोपोग्राफिक एनाटॉमी में। नर्व और आर्टरीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे टोपोग्राफिक एनाटॉमी, उसमें कौन कौन सा सेल प्रेजेंट है, कैसे कैसे अरेंजमेंट हुआ है, वो सारी चीजें हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी में ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग द रेडियोग्राफिक टेक्निक इज नोन एज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इन दिस procedure X-ray are used for the structural representation of the three-dimensional object in the two-dimensional image। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में क्या स्टडी किया जाता है, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी जनरली क्या करते हैं हम, रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारा क्या है, एक्सरे है, गामा रे है, उसका यूज करके हम किसी भी
स्ट्रक्चर, किसी भी बॉडी पार्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जैसे सपोजेड एक्सरे होता है, जैसे मान लीजिए आपका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, या आपका पैर नहीं, जनरली बोल सकते आपका पैर नहीं, मतलब किसी का पैर फ्रैक्चर है, तो उसको हम स्टडी कैसे करते हैं? एक्सरे कराते हैं उसका, ये कहीं फ्रैक्चर है या नहीं है। उसमें क्या किया जाता है? सिंपली सिंपली क्या किया जाता है, हमारी जो बॉडी पार्ट होती है उसके एक्सरे किया जाता है। एक्सरे करने के बाद वो पूरा विजिबल हो जाता है, विजिबल हो जाता है, और उसी फिल्म को हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेट पे एक्टिव कर देते हैं, किसी भी प्लेट पे एक्टिव कर देते हैं, और प्लेट जो निकल के आती है उसी को हम बोलते हैं कि हाँ, उस पर देखते हैं कि ये फ्रैक्चर है या नहीं फ्रैक्चर, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेडियो। जो भी एक्सरे वगैरह होता है, सिटी स्कैन वगैरह होता है, एक्सरे होता है, उसमें क्या किया जाता है? 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन, एक्सरे और सिटी स्कैन में 2 डायमेंशन में जाता है, और एक आता है एमआरआई, एमआरआई में 3 डायमेंशन में। तो ये रेडियोग्राफिक एनाटॉमी होता है। सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होता है? सिस्टमिक एनाटॉमी के अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप के जो बॉडी सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए डिफरेंट सिस्टम बात करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, सपोज आपको क्वेश्चन आ जाए कि हमारी बॉडी में टोटल कितने सिस्टम पाए जाते हैं, तो टोटल आप 11 इसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेग्यूमेट्री। इंटेग्यूमेट्री इंटेग्यूमेट्री एक्सोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलेटल सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे जो है बॉडी सिस्टम होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपको इसको बहुत डीप में पढ़ना है, आगे इसी के बारे में डिस्कशन करना है, ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें हमने पढ़ लिया कि टोटल ये हमारे सिलेबस में पूछ रखा है कि बॉडी सिस्टम कितने होते हैं, तो 11 बॉडी सिस्टम होते हैं, और हमने आपको इसके नेम को मेंशन कर रखा है। आप इसको याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए, बहुत ही बेटर है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कितने हमारे पास बॉडी सिस्टम होते हैं, तो इस चीज आपकी क्लियरिफाई हो जाएगी, और ये सारी चीजें हमने इसमें प्रोवाइड करा रखी है। अब इसकी रही बात नोट्स की, तो आप नोट्स के लिए अब हमारी वेबसाइट notescard.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे नोट्स हमने कुछ टॉपिक के नोट्स को प्रोवाइड करा रखा है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी कुछ चीज चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो धीरे धीरे वो नोट्स को हम प्रोवाइड करा देंगे। पहले हमने सोचा आपको ये वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे आपके जो थोड़े कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, कुछ टर्म्स हैं जो आपकी क्लियर हो जाए। आप तो नोट्स तो कहीं बुक से भी रेफर कर सकते हैं, तो या तब तक आप बुक से रेफर कर सकते हैं, लेकिन तब तक उसके बाद हम कुछ दिन बाद आपको नोट्स इसके भी प्रोवाइड करा देंगे अपनी वेबसाइट notescard.com पे। तो चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया। अब ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी क्या होता है? सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी के अंतर्गत सेल की प्रोसेसिंग के बारे में, सेल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये सारी चीजें जानना हम क्या बोलते हैं? सेल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है जो भी हमारा हार्मोनल सब्सटेंस है, यानी कि इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्मोनल सब्सटेंस, स्टडी ऑफ हार्मोनल सब्सटेंस एंड देयर फंक्शन, हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी इज नोन एज इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी में मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी में हार्मोन बन रहे हैं वो किस प्रकार हमारी बॉडी फंक्शनिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं या डीएक्टिवेट कर रहे हैं, उसे सारी प्रक्रिया को समझना, ये क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी का मतलब आप समझ गए हैं, नर्वस सेल से है कि हमारी नर्वस सेल किस प्रकार से स्टिमुलस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर रही है, उस सारी प्रक्रिया को जानना ही क्या बोलता है? न्यूरोफिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हमारा क्या है? डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी क्या होती है, अगर मान लीजिए हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है, कोई यानी कि हमारी इन्फेक्शन को रोकती है। अगर इस प्रक्रिया को कैसे रोका जा रहा है और किस प्रकार हैंडल किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को जानना ही क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर में हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है, ये सारी चीजें जानना कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी आती है। रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में क्या होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड वर्किंग प्रिंसिपल को जानना है रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। और पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है। पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत हमारी जो भी हमारे बॉडी फंक्शंस हैं, अगर उसमें ड्यूरिंग द डिजीज कंडीशन क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या उसमें प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, उस चीज को डिस्कशन करना ही क्या कहलाता है? पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। ये सारी चीजें हमने कुछ टर्म्स हैं आप लोगों को समझा दिए। इसके बारे में डिटेल आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर जो भी इससे रिलेटेड चैप्टर है उसमें आपको डिटेल पढ़ना है, तो उसमें कोई अपना घबराइए मत, इसको बस आप समझ लीजिए कि हाँ ये टर्म्स क्या होती है। अगर आप इस टर्म को समझ जाते हैं तो आपको आगे पढ़ने में बहुत ज्यादा ही आसानी होगी। नेक्स्ट हम समझते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन चेंज ड्यूरिंग द डिजीज कंडीशन अरेंजिंग पैथोफिजियोलॉजी, आप लोगों को हमने बता दिया। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ द वेरियस टर्म यूज्ड इन एनाटॉमी। वेरियस टर्म यूज किया जाता है एनाटॉमी में, उसको हम डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में बहुत बार दिया गया। तो कुछ टर्म्स यहाँ पे है जो हम आपको डिस्कशन करते हैं, कुछ टर्म्स जो है जब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आएंगे, उसमें आप लोगों को क्लियरफाई कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले आता है एंटीरियर या वेंट्रल बोलते हैं। दूसरा टर्म है पोस्टीरियर और डोर्सल टर्म होती है। सुपीरियर या क्रेनियल होता है, इंफीरियर या कॉर्डियल होता है, प्रॉक्सिमल इंड और डिस्टल इंड होता है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जो हमने नोट्स में दे रखा है, जो वो भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ही हैं जिसको आप जाकर डायरेक्ट notescard.com से आप वहां से देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, इसलिए हम आपको इसके डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए इसका डायग्रामेटिक हम डिस्कशन करते हैं, ये क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर या वेंट्रल। तो जो भी हमारा फ्रंट वाला पार्ट होता है, यानी कि डायरेक्शन, अगर जैसे मान लीजिए सन के सामने हम अगर खड़े होते हैं, सन के सामने खड़े हैं, तो जो सन के साइड जो भी हमारा पार्ट होता है वो फ्रंट वाला पार्ट, उसे बोलते हैं एंटीरियर या वेंट्रल वाला पार्ट बोलते हैं। पोस्टीरियर वाला पार्ट यानी सन के पीछे जो है, बैक साइड में अगर है, उसे क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर वाला पार्ट बोलेंगे। सुपेरियर या क्रेनियल क्या होता है? सुपेरियर और क्रेनियल का मतलब होता है जो अपर वाला पार्ट है, जो हमारा सर यानी कि हेड वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? सुपेरियर बोलेंगे। और इन्फीरियर जो हमारे नीचे वाला पार्ट होता है उसे इन्फीरियर बोलेंगे। प्रॉक्सिमल इंड क्या होता है?
यानी कि प्रोक्सिमल इंड मेनली क्या होता है, जो अटैच वाला पॉइंट होता है यानी सेंटर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रोक्सिमल इंड, और उसके अपोजिट वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं डिस्टल इंड। डिस्टल इंड यानी कि वो जो आखिरी में होता है डिस्टल इंड। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है शोल्डर वाला पार्ट है, तो जो हमारा शोल्डर अटैचमेंट है उसे क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल इंड बोलेंगे, और जो थंब वाला लास्ट वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टल इंड बोलेंगे। चलिए इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डायग्रामेटिक से समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए सुपीरियर और इन्फीरियर समझ लेते हैं। सुपीरियर इन्फीरियर, या सुपीरियर को हम बोलते हैं, सुपीरियर को और क्या बोलते हैं हम, सुपीरियर को हम बोलते हैं क्रेनियल, और इन्फीरियर को बोलते हैं कॉर्डल। तो सुपीरियर क्रेनियल, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे सुपीरियर, ये वाला पार्ट हो गया सुपीरियर, ये हो गया डिस्टल, डिस्टल या इन्फीरियर हो गया, और ये पार्ट कुछ कट गया है इसको बोलेंगे हम सुपीरियर। तो ऊपर वाला जो पार्ट है क्रेनियल वाला पार्ट है उसको बोलेंगे सुपीरियर, और जो हमारा पैर वाला पार्ट है उसे बोलेंगे इन्फीरियर। अब इसमें प्रोक्सिमल और डिस्टल इंड भी दे रखा है, प्रोक्सिमल और डिस्टल इंड, यहाँ पे देखिए प्रोक्सिमल और डिस्टल इंड भी दे रखा है, समझिए इसको, प्रोक्सिमल और ये डिस्टल इंड दे रखा है। तो प्रोक्सिमल इंड क्या होता है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है या जो ज्वाइंट वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रोक्सिमल। जैसे हमारा मान लीजिए शोल्डर वाला जो ज्वाइंट है यहाँ पे, तो उसे क्या बोलेंगे प्रोक्सिमल, और इससे जो अपोजिट साइड में है उसे क्या बोलेंगे, डिस्टल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, डिस्टल बोलेंगे। ये हो गया डिस्टल इंड हो गया। अब लेटरल और मीडियन टर्म्स भी आती है। लेटरल का मतलब होता है हमारा बॉडी, यानी कि मीडियन का मतलब मिडिल में, जैसे हमारा मान लीजिए स्टर्नम है, हड्डी पाई जाती है हमारे में स्टर्नम, फ्लैट बोन होती है, वो स्टर्नम होती है, वो मीडियल वाला पार्ट होता है हमारा। हमारा क्या होता है, ये मीडियल, जैसे ये हो गया मीडियल वाला पार्ट, ये हो गया मीडियल वाला पार्ट। चलिए अब बताते हैं आपको मीडियल वाला पार्ट क्या होता है। ये हो गया मीडियल वाला पार्ट, ये हो गया मीडियल पार्ट, ये हो गया आपका मीडियल पार्ट, और ये हो गया आपका लेटरल पार्ट। लेटरल का मतलब क्या हो गया, लेटरल पार्ट का मतलब हो गया आउटर साइड में, आउटर साइड बॉडी की आउटर साइड में जो भी पार्ट निकला हुआ है लेटरल साइड बोलेंगे। तो आपका सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, मीडियन हो गया, लेटरल हो गया, डिस्टल इंड हो गया, प्रोक्सिमल इंड हो गया, ये सारी चीजें हो गई। एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर का मतलब आप लोगों को बताया हमने, सन के सामने अगर फेस करके खड़े होते हैं तो जो भी ये फेस वाला पार्ट होगा इसे क्या बोलेंगे हम, एंटीरियर या वेंट्रल पार्ट बोलेंगे, और उसके पीछे जो होगा पोस्टीरियर या डिस्टल पार्ट बोलेंगे। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम सिफेलिक भी बोलते हैं, सिफेलिक पार्ट भी बोलते हैं, या सुपीरियर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये हो गई हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब डायग्रामेटिक्स इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट पोजीशन इन एनाटॉमी। एनाटॉमी में डिफरेंट पोजीशन आती है। सबसे पहला आता है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बॉडी इज इरेक्ट, द हेड फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म्स बाय द साइड एंड पाम ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड इज नोन एज, या इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन, तो सबसे पहले सावधान मुद्रा, आप लोगों ने सभी लोगों ने क्लास में पढ़ते हैं विश्राम और सावधान, ठीक है। अब उसको समझते हैं। तो सावधान जो पोजीशन हमारी होती है, सावधान पोजीशन होती है, सावधान पोजीशन में हमें क्या करना है, मान लीजिए आप सन के सामने खड़े हो जाते हैं, सन के सामने आप खड़े हैं तो आप सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाएं, और आपका जो पाम वाला सेक्शन है, जैसे ये मान लीजिए पाम वाला सेक्शन है, ये पाम वाला सेक्शन है, ये हेड फेसिंग फॉरवर्ड, ये क्या है, फॉरवर्ड आपने किया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इधर से बैक साइड से देखें तो आप इधर फॉरवर्ड करेंगे, दूसरी साइड ये भी क्या होगा, ये फॉरवर्ड होगा, ये फॉरवर्ड होगा, ये क्या होगा, ये भी फॉरवर्ड होगा, और ये भी फॉरवर्ड होगा। ये दोनों चीजें फेसिंग फॉरवर्ड, यानी कि स्ट्रेट आप खड़े हो जाइए और पाम को सीधे ऐसे फॉरवर्ड कर दीजिए, सन के साइड में कर दीजिए। जैसे आप सन के साइड में खड़े हैं तो आपका हेड वाला पार्ट यानी कि जो चेहरे वाला पार्ट है वो भी सन के साइड है, और अगर आपका पाम वाला साइड वो भी अगर फॉरवर्ड टाइप में, फॉरवर्ड साइड में है तो उसे क्या बोलेंगे हम, एनाटॉमिकल पोजीशन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, एनाटॉमिकल पोजीशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन पढ़ने के लिए व्हेन अ पर्सन लेइंग ऑन हिज हर बैक, आर्म्स बाय द साइड, पाम फेसिंग अपवर्ड एंड फीट पुट टुगेदर इज नोन एज सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन। अब पर्सन क्या है, बेड, यानी कि पर्सन एंड इज लेइंग हिज बैक, बैक साइड में अगर कोई पर्सन लेटा हुआ है, मान लीजिए कोई पर्सन बैक साइड में, जैसे हम जनरली सोते हैं तो बैक साइड में जैसे मान लीजिए सोए हुए हैं, तो अगर उसका जो हिप यानी पाम वाला पार्ट है, इसमें कुछ गलत दिखा रखा है, ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये पाम वाला पार्ट होता है, वो फेसिंग फॉरवर्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आसमान की तरफ देख रहे हैं, सपोज मान लीजिए हम आसमान की तरफ लेटे हुए हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो जो भी हमारा पाम वाला पार्ट होगा वो भी हमारा आसमान की तरफ दिखता हुआ होगा, यानी कि जैसे ये खुला हुआ पाम भी आसमान के साइड ही खुला हुआ होगा। इसमें कुछ रॉन्ग दे रखा है, जिसको आप फेसिंग फॉरवर्ड, ये भी हो जाएगा फेसिंग फॉरवर्ड, और हमारा जो पैर है ये क्या एक साथ अगर फिट पुट टुगेदर कर दिया गया तो उस पोजीशन को बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन मेनली क्या होती है, याद रखिएगा, सुपाइन पोजीशन का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि हम बैक साइड से लेटे हुए हैं और जो हमारा फेस है और पाम है वो आसमान की तरफ देख रहा है, यानी फेसिंग फॉरवर्ड हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन क्या होता है, तो दोनों प्रोन पोजीशन सुपाइन पोजीशन का डिफरेंट होता है, यानी उल्टा होता है, अपोजिट होता है। कैसे, व्हेन अ पर्सन लेइंग ऑन हिज हर फेस एंड रेस्ट आर्म बाय द साइड, पाम फेसिंग अपवर्ड एंड फीट पुट टुगेदर इज नोन एज प्रोन पोजीशन। इसमें तो ये जो डायग्राम है इसमें तो बंदा पूरी तरह से सो गया है, ये तो सो गया है, लेकिन नहीं, चलिए आप लोगों को हम समझाते हैं इस प्रोसीजर को, ये क्या होता है। तो सबसे पहले पर्सन अगर लेइंग, ये क्या हुआ, पर्सन लेइंग है यानी कि सोया हुआ है पर्सन, किसे, अब उसका देखिए जो फेस वाला पार्ट होता है वो किधर है, ग्राउंड की तरफ है, किसे, ग्राउंड की तरफ है। तो वो ग्राउंड की तरफ पहले में हमने देखा सुपाइन पोजीशन में, तो जो हमारा फेस वाला पार्ट था वो आसमान की तरफ था। अब ये जो हमारा पार्ट है फेसिंग वाला पार्ट वो ग्राउंड की तरफ है, चेस्ट भी ग्राउंड की साइड है, लेकिन जो हमारा हार्ट वाला पार्ट होता है यानी कि जो ये फॉरवर्ड है, ये इसमें तो उसने तो सर रखा के सो गया है, ये बंदा सो गया है, इसको सोने दीजिए। आप बस समझिए बात को, समझना क्या है, आपका जो फेसिंग फॉरवर्ड वाला यानी कि जो आपका फेस है वो इधर है, ग्राउंड साइड है, और इसका जो ये पाम वाला
पाम वाला पोर्शन होगा, ये पाम वाला जो पोर्शन होगा ये किधर होगा, फॉरवर्ड होगा। जैसे ही आप सुपाइन पोजीशन में आपका पाम आसमान की तरफ था, वैसे ही इसमें भी सुपाइन वाला इसमें भी इसमें पाम वाला पार्ट होगा वो भी फॉरवर्ड ही होगा। अपवर्ड मतलब अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ इसमें भी होगा, और फिर पुट टुगेदर ये हो जाएगा। इस पोजीशन को बोलेंगे प्रोन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन डिफरेंस कुछ नहीं होता है। सुपाइन पोजीशन में जो होता है हमारा अपवर्ड फेस जो होता है वो अपवर्ड होता है, और प्रोन पोजीशन में हमारा जो ग्राउंड की तरफ हमारा फेस होता है उसे बोलेंगे हम प्रोन पोजीशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लिथियोटॉमी पोजीशन। लिथियोटॉमी पोजीशन, व्हेन अ पर्सन लेइंग ऑन हिज बैक एंड लेग आर टेम्परली फीट सपोर्टेड बाय स्ट्रिप इज नोन एज लिथियोटॉमी। दिस पोजीशन मोस्टली यूज्ड इन डिलीवरिंग ऑफ बेबी। तो ये लिथोटॉमी पोजीशन है, आप लोगों को जनरली पता होगी, लेकिन आप लोग फिर भी हम समझा देते हैं अगर पता नहीं है तो। लिथोटॉमी पोजीशन क्या होता है, मेनली ये सुपाइन पोजीशन में क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। सुपाइन पोजीशन को क्या किया जाता है, उसमें पैर को एक स्ट्रिप के द्वारा बांध दिया जाता है। ये कई जगह पे होता है, एक्सीडेंटल केस में भी किया जाता है लिथोटॉमी पोजीशन का यूज, और डिलीवरी जब होती है, बेबी की डिलीवरी होती है तो भी इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जनरली आपके पैर को ऊपर स्ट्रिप के द्वारा बांध के उसको अटैच कर दिया जाता है। अगर आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह होगा तो उसको फ्रैक्चर क्या होता है, इजीली विजिबल होता है। और जब बेबी की डिलीवरी करानी होती है तो लिथोटॉमी पोजीशन का यूज कराते हैं, क्योंकि पैर ऊपर करा दिया जाता है, जिससे इजीली जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो लिथोटॉमी पोजीशन आप लोगों को समझ में आ गया। ये मॉडिफिकेशन होता है किसका, सुपाइन पोजीशन का। यानी मॉडिफिकेशन सुपाइन पोजीशन इज कॉल्ड द लिथोटॉमी पोजीशन। ये सारी चीजें हो गई पोजीशन के बारे में। अब डिफरेंट प्लेन होता है हमारी एनाटॉमी स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें तो डिफरेंट प्लेन पास किए जाते हैं। तो कैसे हम अपनी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, उसे पास किया जाता है एक प्लेन के थ्रू। तो सबसे पहला प्लेन आता है मिड सैजिटल प्लेन। मिड सैजिटल प्लेन क्या होता है, दिस प्लेन डिवाइडेड आवर बॉडी इन लेफ्ट एंड राइट पार्ट। हमारी बॉडी को क्या करता है, लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे ये मान लीजिए हमने ये देखते हैं मिड सैजिटल, ये लाइन मिड सैजिटल लाइन है। अब ये राइट और लेफ्ट पार्ट में, ये राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देती है हमारी बॉडी को। ये राइट वाला पार्ट हो गया, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ये मिड सैजिटल लाइन हो गई। ठीक है, लेफ्ट और राइट वाला पार्ट में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट आता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या होता है, कोरोनल प्लेन हमारे क्या होता है, बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करती है। फ्रंट और बैक में डिवाइड करती है। जैसे हमने मान लिया ट्रांसवर्स प्लेन ले लिया, ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। ये ट्रांसवर्स प्लेन यहाँ से हम जब पास करेंगे, ये ट्रांसवर्स प्लेन जो ये पूरा ट्रांसवर्स प्लेन है, इसको जब पास करेंगे तो ये क्या होगा, फ्रंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पोस्टीरियर पार्ट। यानी कि हमारा एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट डिवीजन किसके थ्रू होता है, तो ये याद रखिएगा, ये होता है कोरोनल प्लेन के थ्रू होता है। कोरोनल प्लेन यानी सर से यानी कि एंटीरियर और इससे इंफीरियर तक, सुपीरियर से इंफीरियर तक जो भी ये प्लेन डिवाइड करेगा हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में, उसे बोलेंगे हम कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन होता है हमारे दो बॉडी में डिवाइड करना, उसको दो बॉडी में डिवाइड करना। इट इज हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी प्लेन व्हिच डिवाइडेड आवर बॉडी सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट। तो सुपीरियर अलग पार्ट हो गया, इंफीरियर उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। तो आप लोग को जनरली ये समझ में आ गया होगा, ये ट्रांसवर्स प्लेन होता है। ये ट्रांसवर्स प्लेन होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये सारी चीजें हो गई आपको प्लेन डिवीजन में। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने नींबू काटा होगा। आप बता सकते हैं कि नींबू किस प्लेन से काटा जाता है, नींबू किस प्लेन से काटा जाता है, ट्रांसवर्स काटा जाता है या ट्रांसवर्स काटा जाता है या हॉरिजॉन्टल प्लेन से काटा जाता है। ठीक है, उसे ट्रांसवर्स हम काटते हैं, ट्रांसवर्स काटते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं काटते, ट्रांसवर्स पे काटते हैं जिससे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो प्लेन हो गया, हमारी बॉडी को कैसे डिवाइड किया, इसी प्रकार ऑर्गन में भी होता है। ऑर्गन को कैसे कट किया जाए तो पूरा हमारी स्टडी की जा सकती है। तो कई बार ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब होता है लंबवत, किसी भी पार्टिकल को लंबवत काटने से लॉन्गिट्यूडिनल, यानी हिंदी में समझिए लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। और ट्रांसवर्स का तो अभी तक फ्रेंड हमने अभी तक देखा, तो हमने जो भी एक कॉमन चैप्टर था डी फॉर्म और बी फॉर्म का कॉमन चैप्टर था, उसको हमने अभी डिस्कशन किया। बी फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में दे रखा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, बेसिक लाइफ का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कसन करेंगे। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम जनरली देख लेते हैं। और उसके बारे में डिटेल जब आएगा, जब हम अपना ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा इसका डीपली दिया गया है, स्ट्रक्चर स्टडी किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, क्या होती है। The life process is a very important to maintain the living state, unicellular or multicellular in living state, active state. It is clear difference between the alive and non-alive organism. तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी बॉडी को लिविंग स्टेट में मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरत होती है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक सेल हो, सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, तो उसकी जो भी लाइफ प्रोसेस है, यानी कि वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, उसकी एक्टिविटी को शो करने के लिए जो भी हम उसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस ही ऐसा, पहला पॉइंट समझेंगे, इट इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन द अलाइव एंड द नॉट अलाइव ऑर्गेनिज्म। यानी कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नॉट अलाइव है, उसके बारे में डिफाइन कौन करता है, लाइफ प्रोसेस। अगर उसमें लाइफ प्रोसेस चल रही है तो वो अलाइव है, नहीं चल रही है तो वो अलाइव नहीं है। सम आर द इजीली ऑब्जर्वेबल लाइक द पोस्चर चेंज, मूवमेंट एंड लिम्ब। तो सम इजीली ऑब्जर्वेबल, कुछ हमारे जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं,
इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं, जैसे लाइक कि पोस्टर चेंज, यानी जब भी हम कोई अपनी बॉडी के पोस्टर को चेंज करते हैं, जैसे हाथ को चेंज करते हैं, अपनी मूवमेंट को हम चेंज करते हैं, मूवमेंट ऑफ लिम्ब, यहाँ पे लिम्ब होगा LIMB होगा, आप मेंशन कर लीजिएगा, लैम्ब हो गया है LIMB होगा। मूवमेंट ऑफ लिम्ब का मतलब होता है जब भी हम अपने हाथों को घुमाते हैं, पैरों को घुमाते हैं, ये सारी चीजें होती है जो हमें क्या होती है, ऑब्जर्वेबल, इजिली ऑब्जर्वेबल होती है, इजिली दिखाई देती है, ये सारी चीजें। ये लाइव प्रोसेस है जो कि इजिली दिखाई देती है, और सब कुछ नहीं दिखाई देती है, जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, सेल के अंतर्गत मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि O2 का यूटिलाइजेशन होता है और फूड बनाया जाता है सेल के द्वारा, और CO2 रिलीज किया जाता है, ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो दिखाई नहीं देती है, ये कुछ ऑब्जर्वेबल हो तो कुछ ना। सब लाइव प्रोसेस इंक्लूड, लाइव प्रोसेस में कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, उसको हेडिंग है, उसको हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। ये क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस द लाइफ प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? बेसिक लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए हमें जिसकी जरूरत होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमारी सारी की सारी लाइफ प्रोसेस क्या हो जाएंगे, ठप पड़ जाएंगी, नहीं चल पाएंगी। तो उसमें क्या है बेसिक, अब आउटसाइड सोर्स एनर्जी यूज फॉर्म न्यू एनर्जी, तो इसमें क्या किया जाता है बेसिकली आउटसाइड सोर्स एनर्जी, यानी आउटर साइड सोर्स एनर्जी का मतलब फूड लिया हमने, कोई भी आउटर साइड से सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने फूड जैसे लिया, उसके बाद हम अपनी बॉडी में नई एनर्जी बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग द लाइट CO2 और वाटर। जब हम बात है, सभी लोग जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल होता है उनके अंतर्गत, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। अब क्लोरोफिल के अंतर्गत क्या होता है, लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है, CO2 और वाटर के द्वारा क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे इसकी रिएक्शन दे रखी है 6CO2 प्लस 12H2O इन क्लोरोफिल में होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन और H2O वाटर रिलीज हो जाता है। ये सारी प्रोसेस हो गई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो भी प्लांट्स होते हैं, जनरली क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, जनरली प्लांट्स आते हैं, वो भी ग्रीन प्लांट्स आते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, किसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू और CO2 के थ्रू। चलिए नेक्स्ट आता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे यानी ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन ही है, हम ह्यूमन में तो हम अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, पौधों के द्वारा पहले प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, उसके बाद हम उसको खाते हैं, चाहे उसको पका के खाएं चाहे कच्चा खाएं, वो बात की बात होती है, लेकिन हम प्राप्त कहाँ से किए, प्लांट्स के द्वारा किए। तो प्लांट क्या हो गया, ऑटोट्रोफिक हो गया, क्योंकि वो अपना सेल्फ फूड बनाया, और हम क्या किए, प्लांट पे डिपेंड है, इसलिए ये हेटरोट्रोपिक ऑफ द न्यूट्रिशन हो जाए, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा, डिपेंड ऑन द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब मान लीजिए जैसे फंजाई, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फंजाई। फंजाई क्या होती है, सड़ी गली चीजों पे क्या होती है, ग्रो करती है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली बारिश के मौसम में, अभी तो बारिश हो रही है, जनरली आप देखेंगे कि जो मशरूम वगैरह होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सड़े गले पौधों के जो उसका लकड़ी होती है सड़ी गली, उस पर ग्रो करते हैं, सड़ी गली जगहों पे होते हैं ना, तो वो क्या होता है, सेप्रोफाइट होते हैं। जो भी फंजाई होती है सेप्रोफाइट होती है, वो सड़ी गली जगहों पे यानी कि मरे हुए जीवों पे वो ग्रो करती है, उसे बोलेंगे सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक, जैसे हमारे बॉडी के अंतर्गत ही देख लीजिए, बॉडी के अंतर्गत क्या होते हैं, बहुत सारे फीता कृमि पाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा, गोल कृमि, फीता कृमि, जो भी हमारे बॉडी के अंतर्गत पाए जाते हैं, वो हमारे अंदर क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, वो हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वहां से, उसे बोलते हैं क्या, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेस्पायरेशन। नेक्स्ट आपका आता है रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है समझिए, O2 एंड CO2 एक्सचेंज इन द बॉडी। रेस्पिरेशन के दौरान क्या किया जाता है, O2 को अपनी बॉडी के अंतर्गत लिया जाता है और CO2 को अपनी बॉडी से छोड़ा जाता है। जनरली ये कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले हम O2 को लेते हैं तो वो हमारे लंग्स के एल्वेओलाई में जाता है, और फिर एल्वेओलाई से छन के ब्लड में जाता है, और ब्लड से होते हुए कहाँ पे जाता है, सेल से आता है। उसी प्रकार CO2 होता है, CO2 सेल से होते हुए ब्लड में आता है, ब्लड से होते एल्वेओलाई में आता है, और एल्वेओलाई से होते हुए बाहर जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती है रेस्पिरेशन के दौरान, और उसमें O2 का यूटिलाइजेशन करके फूड का भी बनाया जाता है, उस प्रकार से बोलते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी आपका ये सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक पार्ट होता है, ये सिस्टमेटिक स्टडी होती है, उसके दौरान रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में डीप पढ़ाया जाएगा। हम आपको तब तक के लिए इसकी आउटलाइन दे देते हैं कि यहाँ क्या क्या होता है, इसमें थोड़ा प्रोसेस आपको बता देते हैं, ये चीज होती है। रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान होता है ब्रेक डाउन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस। जो भी हमारा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी रिलीज की जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट, सेम ऑर्गेनिज्म फॉलो, सम ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सम होगा, सम ऑर्गेनिज्म फॉलो एरोबिक पाथवे। कुछ जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अपना फूड बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या उस पाथवे को बोलते हैं एरोबिक पाथवे। और कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनारोबिक पाथवे को फॉलो करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती है। तो चलिए आइए इस प्रोसीजर को समझते हैं। ये जैसे मान लीजिए ग्लूकोज हमारे पास क्या है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, अगर उसका रिस्पायरेशन कराना है तो सबसे पहले उसका रिस्पायरेशन करने के लिए सबसे पहले साइटोप्लाज्म में एक रिएक्शन चलती है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस चलती है, ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल का था, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन चलेगी। इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे इसको, तो इसको इसको समझते हैं। आइए, ये होगा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज 6 कार्बन का था, ये हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और यहाँ से बनेगा पायरुवेट। पायरुवेट बनेगा जो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब इस कार्बन कंपाउंड को देखिए, दो चीजें होती है,
या तो आप ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करें या प्रेजेंस ऑफ। ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में दो प्रोसीजर होते हैं। ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एक ईस्ट में होता है जिससे क्या हमें मिलता है, तो हमसे मिलता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलता है, ठीक है, ये होता है ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एक और होता है ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो इससे लैक्टिक एसिड और एनर्जी होता है, जो कि हमारी बॉडी में ही ये रिएक्शन चलती है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जनरली। और कहाँ पे एनारोबिक होता है, तो या तो उसका मसल्स एग्जांपल दीजिए, या ईस्ट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें थी, आप लोगों को हमने बता दी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए, आपको इसकी डिटेल और भी डिटेल आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपको जरूर मिलेगा इसका, ठीक है। तो जब आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कशन किया जाएगा, उसमें इसके बारे में बहुत ज्यादा ही डिस्कशन करना है हमें। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ब्लड इज द मोस्ट ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम मेनली प्लाज्मा। ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल होता है ये, ब्लड जो होता है ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल होता है। इसी प्रकार लिम्फ इज आल्सो ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल। लिम्फ भी जो होता है वो भी ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल को। तो ये सब आपका ये हो गया कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसको आपको हम डिटेल समझाएंगे किसमें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको उसमें डिटेल बताया जाएगा कैसे ब्लड कहाँ लंग्स के पास पहुंचता है, और लंग्स फिर कैसे हार्ट में आता है, और हार्ट के थ्रू कैसे हमारी बॉडी में जाता है। ये सारी चीजें जो है आपको हम बताएंगे किसमें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। फिलहाल में आप याद रखिए कि ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, तो ब्लड के थ्रू होता है, और ब्लड वेसल्स वगैरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में ब्रेकिंग बिग पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल, एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इन ब्रेकडाउन ऑफ मोल। तो जब हम ब्रेक करते हैं बिग पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में, यानी ब्रेक करते हैं, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, बिग पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल, यानी कि स्मॉल पार्टिकल जो भी आप किया उसको क्या होना चाहिए, ऑब्जॉर्बेबल, यानी कि एब्जॉर्ब होना चाहिए, हमारी बॉडी द्वारा क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। या इसके अंतर्गत क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, वो भी एब्जॉर्बेबल होता है, उसे भी बोलेंगे मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो उसमें दो प्रोसेस आते हैं, एक आता है एनाबॉलिज्म और एक आता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम न्यू मॉलिक्यूल बनाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और उसके बाद आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, जब हम बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये आपको प्रोसीजर है, आपको हमने कुछ आउटलाइन दे रखी है, आप इसको पढ़ लीजिए जनरली। इसके बारे में डिटेल ब्रीफ आपको इसके बारे में भी रिस्पिरेशन में आपको भी बताया जाएगा कि क्या होता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है, यानी कि हमारी पहले इसमें क्या होता है, इसमें किडनी आती है, किडनी से दो यूरेटर जुड़े होते हैं, यूरेटर से क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा होता है। ये सारी चीजें स्ट्रक्चर है जो हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल में पास करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये आपको डिटेल मिलेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और जल्दी ही आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम चालू हो जाएगा, आपको उसमें डिटेल दे दिया जाएगा, ठीक है। किडनी जो होती है, किडनी के अंतर्गत बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्प करते हैं किसमें, जो कि हमारे नेफ्रॉन होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। फिल्ट्रेशन के थ्रू बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी किसे बोलते हैं, हेमोडायलिसिस। जो भी हमारा हेमोडायलिसिस होता है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इसकी भी डिटेल आपको जरूर मिलेगी, किसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको इसकी डिटेल पूरी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हो गई। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज अ लाइफ प्रोसेस थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना या जेनेटिक कैरेक्टर का डिस्पर। जैसे मान लीजिए फादर के रिजम्बल, यानी फादर की तरह ही क्या होता है, लड़का होता है, या मदर की तरह होता है लड़का, यानी उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, स्ट्रक्चर थोड़ी अलग हो जाती है लेकिन मिलता जुलता उन्हीं से है। ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है, रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। रिप्रोडक्शन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ाया जाता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया जाएगा, और जो चाइल्ड होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें रिप्रोडक्शन में आपको डिस्कशन की। ये सारी चीजें हमने जो कंक्लूजन किया है, टोटल 6 पॉइंट हमने डिस्कशन किया है, ये सारी लाइफ प्रोसेस का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस क्या होते हैं, होम्योस्टेसिस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है किसका, बी फॉर्म सिलेबस में होम्योस्टेसिस के बारे में डिस्कशन करना है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे टर्म क्या होती है इक्विलिब्रियम। In this condition, not net transfer of the substance energy or a compartment to another। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक कंपार्टमेंट, मान लीजिए हमने एक कंपार्टमेंट ले लिया, जैसे कि हमने एक कंपार्टमेंट ले लिया, ये मान लीजिए कंपार्टमेंट, ये मान लीजिए हमारे पास कंपार्टमेंट है, तो एक इधर वाला पार्ट हो गया, एक इधर वाला पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया। अब इनके बीच में कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर ना हो, कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसमें जो भी फोर्स लगना होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, एनर्जी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। होम्योस्टेसिस आगे भी आपको एक जगह मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगा। फिलहाल में आप इसको थोड़ा बहुत जान लीजिए कि क्या होता है इक्विलिब्रियम स्टेट। आप समझ गए कि मान लीजिए दो कंपार्टमेंट में, उसको हम एक मान लीजिए सेल परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हमने उसको डिफरेंट अलग अलग कर रखा है, तो उसमें से ना तो कोई एनर्जी का ट्रांसफर होना, तो कोई फोर्स लगे, उसे क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है स्टडी स्टेट क्या होता है। स्टडी स्टेट का मतलब कोई भी हमारा कंपार्टमेंट है, मान लीजिए कि हमने वाटर में चीनी घोल रखा है, चीनी घोल रखा है। अब जो भी हमने सॉल्यूशन बना लिया है वो सॉल्यूशन क्या होना है, कांस्टेंट रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए,
मान लीजिए कंपार्टमेंट में हमने भर के रख रखा है, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है तो उसे क्या बोलेंगे, स्टडी स्टेट बोलते हैं। एनर्जी एक्सपेंडिचर में भी नीडेड टू द मेंटेन स्टडी स्टेट। अब उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब जैसे हमने पानी में चीनी मिलाया, अब अपने आप तो घुल नहीं जाएगी, उसको या तो हम थोड़ा सा स्टीयर कर देंगे या फिर थोड़ा सा घुमा देंगे उसमें, तो उससे क्या होगा, चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी, यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है स्टडी स्टेट में। नेक्स्ट आता है होम्योस्टेटिस। हमारा इसमें डिस्कशन टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में क्या होता है, दो टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं, आप लोग इसके बारे में बताएंगे। आईसीएफ और ईसीएफ। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड यानी कि सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, सेल के बाहर जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी ईसीएफ मेंटेनेंस एज अ स्टडी स्टेट विच कंडीशन आउटसाइड द बॉडी चेंज लाइक द टेंपरेचर और सैलिनिटी, उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मिसलिंग मतलब होता है जो भी हमारा ईसीएफ होता है यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है, जब वो अपनी स्टडी स्टेट में हो, स्टडी स्टेट में हो यानी कि उसका जो भी हो कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट हो, उसे बोलेंगे हम होम्योस्टेसिस। वो अब चेंज कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी का टेंपरेचर चेंज हुआ, यानी कि हमारे बाहर टेंपरेचर ज्यादा हो गया, हमारी बॉडी टेंपरेचर वही मेंटेन किया जाता है, ये क्या होता है, हेमियोस्टेसिस होता है। ईएसएफ में क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं और वो क्या करता है, हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन को बनाए रखता है। सेलिनिटी मतलब कई कई बार होता है कि सेलिनिटी बहुत ज्यादा ही, यानी कि आयनिक पार्ट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हमने मान लिया साल्टी चीज ज्यादा ले ली तो वो भी हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप को मेंटेन करती है, उसे बोलते हैं हेमोस्टेटिस। ईसीएफ, अब ईसीएफ क्या होता है समझ लीजिए। ECF is the site of the exchange where the nutrient are delivered from the cellular waste removed। हमारे ECF होता है, ECF एक क्या होता है, इलेक्ट्रोसेलुलर फ्लूइड होता है, जिससे क्या होता है न्यूट्रिएंट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है और वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है बॉडी के थ्रू, उससे क्या बोलते हैं, ECF बोलते हैं। नेक्स्ट आता है होम्योस्टेटिक रेगुलेशन कैसे होता है। हमारी बॉडी को होम्योस्टेटिक कंडीशन में मेंटेन करने के लिए हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और काम प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, तो और हम मेंटेन करते हैं होम्योस्टेटिस में। तो सबसे होम्योस्टेटिक मेंटेन करने के लिए दो टाइप्स का होता है, एक होता है लोकल कंट्रोल होता है और रिफ्लेक्स कंट्रोल। लोकल कंट्रोल में क्या होता है, यानी कि पैराक्राइन होता है और एक होता है पैराक्राइन और एक होता है ऑटोक्राइन। पैराक्राइन का मतलब होता है कि बिटवीन नेबर्स, यानी एक सेल के बीच में दूसरे सेल के बीच में जो मान लीजिए होम्योस्टेटिक रेगुलेशन कंट्रोल है, या मान लीजिए एक ऑर्गन यानी कि हार्ट और लंग्स के बीच में जो भी होम्योस्टेटिक मेंटेन है उसे बोलेंगे लोकल कंट्रोल। उसे क्या बोलेंगे, लोकल कंट्रोल। ये कैसे होता है, लोकल कंट्रोल द्वारा होता है। जैसे हम इसका पैराक्राइन का एग्जांपल समझेंगे। पैराक्राइन बिटवीन द नेवर सेल में होता है, एक आता है साइटोकाइनिन आता है। साइटोकाइनिन आता है, वो साइटोकाइनिन प्रोसेस होता है जो कि सेल के द्वारा जो सेल के बीच में लोकल कंट्रोल को मेंटेन करता है। सेल्फ टू सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है, मान लीजिए हमारी सेल जो है प्रोटीन को बना रही है और वो सेल में यूटिलाइज की जा रही है। जैसे हमारा सेल होता है, सेल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के बाद एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब वो जो प्रोटीन बना वो हमारे सेल के द्वारा यूज किया गया, इस बार प्रोसेस को जो भी हुआ वो लोकल कंट्रोल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लोकल कंट्रोल बोलते हैं। जैसे कि हम ही मान लेते हैं हम अपना काम स्वयं करते हैं, तो उसे क्या, उस पर हमारा क्या है, लोकल कंट्रोल है। अगर वही काम हमारे पिताजी हमसे कराते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स कंट्रोल, या उनको बोल देते हैं कि कोई मीडिएटर कंट्रोल बोल सकते हैं, यानी कि हमारे पिताजी द्वारा ही हमारा काम हुआ, उसे बोलते हैं मीडिएटर कंट्रोल। अब नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स कंट्रोल। रिफ्लेक्स कंट्रोल इट इन्वॉल्व्स द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें क्या होता है, हार्मोनल के द्वारा कुछ चीजें क्या होती है, कंट्रोल की जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स कंट्रोल। अब रिफ्लेक्स कंट्रोल हो गया। अब होम्योस्टेटिक रेगुलेशन जनरली कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें यह होता है, सबसे पहले आता है, ये होता है इंटीग्रेटर या सेंटर, सीएनएस या ब्रेन होता है, वो हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है सर, और ये होता है स्टिमुलस। तो सबसे पहले ये हमारा एफरेंट पाथ होता है, ये एफरेंट पाथ हुआ, यहाँ से सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे किसमें, हमारी ब्रेन में, और ब्रेन से जो होगा ये सिग्नल आएगा इफेक्टर ऑर्गन के पास और स्टिमुलस, फिर वो वहाँ पे वर्किंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसीजर हमारी क्या है, पूरे हो गई होम्योस्टेटिक रेगुलेशन के। होम्योस्टेटिक रेगुलेशन हमारा इस प्रकार किया जाता है। तो ये सारी चीजों को, दो बेसिक लाइफ प्रोसेस और होम्योस्टेटिक हमने पढ़ लिया बीफॉर्म के अकॉर्डिंग, और यहाँ तक हमारा ये पूरा सिलेबस, ये जो यूनिट नंबर 1 होती है, यानी बीफॉर्म की यूनिट नंबर 1 है, उसका जो इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल के बारे में समझेंगे, जो कि डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चलते हैं अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल।